अब आगे सुनिए। स्वर्ण नीलम शाखा। जंगल के उस प्रवेश द्वार पर अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में उड़ी हुई धूल धीरे धीरे जमीन पर बैठ रही थी। अनन्या ने अपनी तीखी और रौबदार नजरों से वीर और उसके छोटे भाई विक्रम को जंगल के रास्ते से बाहर जाते हुए तब तक देखा जब तक कि वो दोनों पेड़ों के घने सायों में पूरी तरह से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद ही उस पूरे इलाके में पसरा हुआ वो दमघोंटू और जानलेवा तनाव आखिरकार हवा में घुलकर शांत हुआ। अनन्या ने एक हल्की सी सांस छोड़ी, अपनी लंबी भूरी पोनीटेल को एक झटके से पीछे किया और फिर अपने चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य, मीठी और देखभाल करने वाली मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ मुड़ी। उसका वो लेडी डॉन वाला डरावना रूप अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं कोई गहरी अंदरूनी चोट तो नहीं आई? अनन्या ने आर्यन के शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए चिंता भरी आवाज में पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। आर्यन ने अपने हाथों को जोड़कर और इज्जत से अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। आर्यन के दिल में अनन्या के लिए सच में बहुत गहरी इज्जत थी। जब से वो छोटा था, अनन्या और उनके पिता ने हमेशा आर्यन और उसके परिवार का साथ दिया था। चौहान फैमिली के बाकी बिगड़े हुए और मतलबी लोगों की तरह उन्होंने कभी भी आर्यन के पिता राघव के अपाहिज होने का मजाक नहीं उड़ाया था। उन दोनों के बीच बचपन से ही भाई बहन का एक बहुत प्यारा रिश्ता था। ये तो बस पिछले कुछ सालों की बात थी कि अनन्या अपनी मार्शल आर्ट्स की कठोर ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि उन दोनों का आपस में मिलना जुलना काफी कम हो गया था। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे को थपथपाया, लेकिन फिर अचानक उसकी नजरों में एक गहरी हैरानी और शौक उभर आया। उसने आर्यन के उस हाथ को घूरा जिससे उसने विक्रम का मुक्का रोका था और फिर पूछा, आर्यन, अभी कुछ देर पहले मैंने विक्रम के साथ तुम्हारी वो लड़ाई और तुम्हारा वो मुक्का देखा था। अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं, तो क्या तुम सच में वज्रदेह के चौथे लेवल पर पहुंच चुके हो? ये सवाल पूछते वक्त अनन्या की आवाज में एक स्पष्ट अविश्वास था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि आर्यन ने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग 1 साल से भी कम समय पहले शुरू की थी। इतने कम समय में और बिना किसी महंगी जादुई बूटी के सपोर्ट के चौथे लेवल तक पहुंचना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली स्पीड थी। हाँ दीदी, बस वो कुछ किस्मत अच्छी थी कि मैं इस लेवल तक पहुंच गया। आर्यन ने बहुत ही विनम्रता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि वज्रदेह के चौथे लेवल की सच्चाई को छिपा पाना बहुत मुश्किल काम है। आखिरकार इस लेवल पर आने के बाद इंसान की स्किन बाहर से ही बहुत सख्त और अलग दिखने लगती है। किसी भी अनुभवी प्रैक्टिशनर की तेज नजर इसे पल भर में पहचान सकती है। इसलिए इस बात को झुठलाने का कोई मतलब नहीं था। किस्मत है, सिर्फ किस्मत से कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। अनन्या की आंखें खुशी और गर्व से चमक उठी। उसने एक चौड़ी स्माइल के साथ कहा, लगता है कि राघव चाचा का वो लेजेंडरी टैलेंट और उनका खून तुम्हारे अंदर आखिरकार जाग ही गया है। लेकिन अगले ही पल अनन्या के चेहरे की वो स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद सीरियस और चेतावनी भरे भाव ने ले ली। उसने आर्यन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आर्यन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी प्रोग्रेस सच में काबिले तारीफ है, लेकिन अभी का जो तुम्हारा लेवल है वो वीर के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी खुफिया जानकारी के हिसाब से वीर आज से पूरे 3 महीने पहले ही वज्रदेह के छठे लेवल को पार कर चुका है। इन 3 महीनों में उसने अपनी नाभि में मौजूद उस प्राण ऊर्जा के बीज को बहुत हद तक स्टेबल कर लिया होगा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी की। इसलिए आर्यन, मेरी तुम्हें यही सलाह है कि जब तक तुम पूरी तरह से तैयार न हो जाओ, तब तक वीर से सीधा उलझने से बचना। वो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही शातिर और खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम्हें एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी दीदी, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। आर्यन ने बिना कोई झूठा ईगो दिखाए बहुत ही समझदारी से सिर हिलाया। आर्यन कोई बेवकूफ नहीं था जो अपनी औकात से बाहर जाकर किसी ऐसे दुश्मन से लड़े जिसे वो हरा नहीं सकता। उसे अपनी करंट लिमिट्स का बहुत अच्छे से अंदाजा था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक अटूट कॉन्फिडेंस भी था। वो जानता था कि उसके पास वो रहस्यमयी पत्थर का ताबीज है। उस ताबीज और अपनी दिन रात की नर्क जैसी मेहनत के दम पर वीर को पीछे छोड़ना उसके लिए बस कुछ समय की ही बात थी। हम
बहुत समझदार हो, ठीक है। अपनी इस मेहनत और लगन को ऐसे ही बनाए रखना। मैं अब निकलती हूँ। और हाँ, आने वाले फैमिली कंपटीशन के लिए जी तोड़ मेहनत करना। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि राघव चाचा के लिए उस कंपटीशन के क्या मायने हैं। उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही टिकी हैं। अनन्या ने प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और उसे एक बड़ी बहन वाला आशीर्वाद दिया। फिर वो पलटी और काव्या व गोलू को बाय बोलकर अपने उसी रौबदार और स्वैग वाले अंदाज में अपनी पोनीटेल लहराते हुए वहां से चली गई। बाप रे, अनन्या दीदी का तो अलग ही जलवा है। अनन्या की उस पतली और मजबूत पीठ को दूर जाते हुए देखकर गोलू की आंखों में एक गहरी दीवानगी और इज्जत साफ झलक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, देखा तुमने, वीर जैसा खूंखार इंसान भी उनके सामने कैसे भीगी बिल्ली बन गया था। तुम्हें पता है आर्यन, फैमिली के सबसे बड़े दादाजी अनन्या दीदी को सबसे ज्यादा मानते हैं। कई बार तो वो खुद उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। काश मेरे पास भी ऐसा टैलेंट होता। तू बस एक नंबर का आलसी है और कुछ नहीं। आर्यन ने अपने दोस्त की इस नौटंकी पर अपनी आंखें घुमाई और उसे चिढ़ाते हुए कहा। फिर उसने समय बर्बाद किए बिना पीछे मुड़कर काव्या को इशारा किया कि अब घर चलने का समय हो गया है। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा था। आसमान में नारंगी, लाल और बैंगनी रंग आपस में घुलने लगे थे। सूरज की वो ढलती हुई सुनहरी रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर उन तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। गोलू कुछ दूर तक उनके साथ साथ चला, लेकिन जब उसने देखा कि अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है तो उसने भी अपना रास्ता मोड़ लिया और भारी मन से उन दोनों को बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल गया। अब उस सुनसान और कच्चे जंगली रास्ते पर सिर्फ आर्यन और काव्या ही बचे थे। आर्यन, मुझे मुझे सच में बहुत अफसोस है। रास्ते में चलते चलते काव्या अचानक रुक गई। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से आर्यन की कमीज की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों में आंसू छलकने लगे थे और उसकी आवाज रुलाई से कांप रही थी। मेरी वजह से आज आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी आपको बिना बताए बूटियां ढूंढने के लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगी। काव्या का वो रोता हुआ, मासूम और डरा हुआ चेहरा देखकर आर्यन के सीने में जो थोड़ा बहुत गुस्सा बचा था, वो भी किसी पिघलती हुई बर्फ की तरह पूरी तरह से शांत हो गया। वो चाह कर भी काव्या पर गुस्सा नहीं कर सकता था। आर्यन ने एक गहरी और बेबस सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए अपनी छाती पर जोर से हाथ मारा और एक दोस्त वाले कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अरे पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है। सब ठीक है। तू बस ये याद रख कि तेरा दोस्त अब कमजोर नहीं है। जब मैं एक असली और ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊंगा तो मैं वादा करता हूँ कि इस पूरी दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरी काव्या को छू भी सके या उसे परेशान कर सके। आर्यन की इस बात ने काव्या के दिल को अंदर तक छू लिया। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच से एक बहुत ही प्यारी और चुलबुली मुस्कान खिल उठी। उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ते हुए अचानक से कहा, मैं भी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। है? सच में? आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम लड़कों की तरह धूप में पसीना बहाओगी और ट्रेनिंग करोगी तो तुम्हारी ये गोरी स्किन काली पड़ जाएगी और तुम बदसूरत हो जाओगी? बिल्कुल नहीं। वो काव्या ने तुरंत अपनी छोटी सी गुलाबी जीभ बाहर निकालते हुए आर्यन को चिढ़ाया। आप जरा अनन्या दीदी को देखिए, वो तो कितनी खूबसूरत है और फिर भी इतनी ताकतवर है। अगर मैं भी उनके जैसी ताकतवर बन गई तो वो वीर या कोई भी दूसरा गुंडा कभी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। छोटी सी काव्या के मुंह से अपने लिए इतना प्यार और फिक्र सुनकर आर्यन का दिल भर आया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली से काव्या के माथे पर एक हल्का सा फ्लिक मारा। ठीक है मेरी लेडी। बॉस, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम घर पहुंचे तो आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माँ और पिताजी को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए, समझी? आर्यन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। ओह हाँ, समझ गई। काव्या ने एक बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए अपनी बात खींची और सिर हिला दिया। लेकिन भले ही आर्यन ने काव्या को कितनी भी सख्त हिदायत दी थी, शाम को घर पहुंचने के बाद उसका वो राज छिप नहीं पाया। रात का समय था। उनके छोटे से साधारण घर की रसोई में एक हल्का सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी पीली और टिमटिमाती हुई रोशनी पूरे कमरे में एक गर्मजोशी भरा माहौल बना रही थी। पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर रात का खाना खाने के लिए बैठा था। सब कुछ एकदम शांत था। सिर्फ बर्तनों के टकराने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। तभी इस भारी सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन के पिता राघव ने अचानक अपने हाथ में पकड़े हुए खाने के चॉपस्टिक्स को जमीन पर रख दिया। मैंने सुना है कि
आज दोपहर को जंगल में तुम्हारी विक्रम और उसके भाई वीर से लड़ाई हुई है। राघव की आवाज एकदम सपाट और भारी थी, जिसमें कोई इमोशन नहीं था। ये शब्द सुनते ही आर्यन और काव्या के शरीर मानो बिजली के झटके से एकदम स्टिफ हो गए। उन दोनों की सांसें हलक में अटक गईं। आर्यन की माँ मीरा, जो उनके बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने एक गहरी और बेबस सांस ली और उन दोनों बच्चों को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। अंकल, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं थी। वो सब मेरी वजह से हुआ था। सारी गलती मेरी है। काव्या ने डर से कांपते हुए और अपनी नजरें नीचे झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा। राघव ने उन दोनों की तरफ एक गहरी और शांत नजर डाली। उनके चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदले थे। उन्होंने काव्या की बात को बीच में काटते हुए अपनी नजरें सिर्फ आर्यन पर टिका दी और पूछा, मुझे बताया गया है कि तुमने विक्रम को उसके गिरती चट्टान प्रहार के बावजूद सिर्फ एक मुक्के में हरा दिया। क्या ये सच है? आर्यन ने नर्वस होते हुए अपना सिर खुजलाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आर्यन की हाँ सुनते ही राघव की आंखों में एक तेज और अचानक सी चमक आ गई। आर्यन ने झिझकते हुए अपना दायां हाथ आगे किया। राघव ने तुरंत अपना चौड़ा और मजबूत हाथ बढ़ाया और आर्यन की बांह को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही राघव की उन खुरदरी और अनुभवी उंगलियों ने आर्यन की मांसपेशियों को टटोला, उन्हें तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। आर्यन की स्किन किसी आम इंसान की तरह मुलायम नहीं थी, बल्कि किसी सख्त चमड़े या पॉलिश किए हुए लकड़ी के टुकड़े जैसी कठोर थी। इतना ही नहीं, उसके स्किन के ठीक नीचे की मांसपेशियों में एक बहुत ही खतरनाक और गठीली ताकत का फ्लो साफ महसूस हो रहा था। ये सब स्कैन करने में राघव को महज 1 सेकंड का समय लगा और अगले ही पल उनके उस हमेशा सख्त और पत्थर जैसे रहने वाले चेहरे पर एक बहुत बड़ी, अनियंत्रित और सुकून भरी स्माइल आ गई। वज्र देह का चौथा लेवल। राघव की आवाज में एक गहरा कंपन था। हाँ पिताजी। आर्यन ने दोबारा सिर हिलाया। हा 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 हा, बहुत बढ़िया मेरे बेटे, बहुत ही बेहतरीन। आर्यन के मुंह से कंफर्मेशन मिलते ही राघव ने अपना सिर पीछे किया और एक बहुत ही जोरदार गूंजती हुई और दिल से निकली हुई हंसी हंसने लगे। इस हंसी में न जाने कितने सालों का दर्द, सुकून और एक खोई हुई उम्मीद के वापस लौट आने की बेइंतहा खुशी छिपी हुई थी। अपने पिता को इतने सालों बाद इस तरह से खुलकर हंसते हुए देखकर आर्यन के दिल से भी एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे लग रहा था कि शायद आज उसे बिना वजह पंगा लेने के लिए बहुत बुरी डांट पड़ने वाली है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। मीरा ने भी जब अपने पति को इस तरह से खुश देखा, तो वो भी अपने होंठों पर आई उस प्यारी सी मुस्कान को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों में आर्यन के लिए एक गहरा मातृत्व और प्यार छलक रहा था। मीरा बहुत अच्छे से जानती थी कि राघव ने अपनी जिंदगी के सारे सपने, अपना सारा वजूद आर्यन की सफलता पर लगा दिया था। जब राघव एक भयंकर इंजरी का शिकार होकर अपाहिज हुए थे, तो वो सिर्फ अपनी ताकत नहीं हारे थे, बल्कि उन्होंने चौहान फैमिली से उनका एक जीनियस छीन लिया था। राघव हमेशा इसी गिल्ट में जीते थे कि उनकी वजह से उनके परिवार की उम्मीदें टूट गईं, और इसीलिए उनके जिद्दी और स्वाभिमानी नेचर ने यह तय कर लिया था कि वो फैमिली को एक नया जीनियस वापस करेंगे। और वो जीनियस कोई और नहीं, उनका अपना बेटा आर्यन था। अपनी खुशी को थोड़ा शांत करने के बाद राघव की आंखों में एक हल्का सा डाउट उभरा। उन्होंने थोड़ा सोचते हुए पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो तुम सिर्फ 10 दिन पहले ही तीसरे लेवल पर पहुंचे थे। तुमने सिर्फ 10 दिन के अंदर चौथे लेवल तक पहुंचने की यह नामुमकिन सी छलांग कैसे लगा ली? राघव का यह सवाल बिल्कुल जायज था। बिना किसी हाई लेवल एलिक्सिर के लगातार इस्तेमाल के सिर्फ 10 दिन में तीसरे से चौथे लेवल पर आना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। ये सवाल सुनते ही आर्यन के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसे पता था कि वो उस रहस्यमय पत्थर के ताबीज और उस जादुई चट्टानी कुंड का राज किसी को नहीं बता सकता। अगर ये राज खुला तो उनके परिवार पर इतनी बड़ी तबाही आएगी कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसने कुछ सेकंड तक अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया और फिर एक छोटा सा झूठ बोलने का फैसला किया। मुझे भी इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं है पिताजी। बस जब से मैंने उस रक्त अश्वगंधा का सेवन किया था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के सारे ब्लॉक खुल गए हों। मेरी ट्रेनिंग की स्पीड अपने आप बहुत तेज हो गई। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। रक्त अश्वगंधा तो सिर्फ एक ग्रेड 1 की बहुत ही साधारण सी बूटी है, उसमें इतनी चमत्कारिक ताकत कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि शायद आर्यन के शरीर की बनावट कुछ खास है। तभी मीरा ने मुस्कुराते हुए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, शायद आर्यन की बॉडी इन जादुई बूटियों की ऊर्जा को बाकी आम लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और तेज तरीके से अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखती है।
मैंने पुरानी कहानियों में सुना है कि दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो एक बहुत ही यूनिक फिजिक के साथ पैदा होते हैं और उनकी ट्रेनिंग की स्पीड इसी वजह से इतनी तेज होती है। हाँ, यह बात सच हो सकती है। राघव ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी थी और उन्होंने भी अपने जवानी के दिनों में इस तरह के खास शरीरों के बारे में किस्से सुने थे। अगर आर्यन के पास सच में ऐसा कोई चमत्कारिक शरीर था तो यह ब्रेकनेक स्पीड कोई हैरानी की बात नहीं थी। लगता है कि मैं ही पिछले कुछ सालों से बेवकूफ था जो अपने बेटे के इस छिपे हुए टैलेंट को पहचान नहीं पाया। राघव की आंखों में एक गहरी संतुष्टि और सुकून छा गया। अगर आर्यन सच में बूटियों को इतनी तेजी से सोख सकता है तो आने वाले फैमिली कंपटीशन में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इतना कहने के बाद राघव ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला। उन्होंने बहुत ही सावधानी और हिफाजत के साथ एक सूती कपड़े में लपेटा हुआ एक छोटा सा बंडल बाहर निकाला और उसे बहुत ही प्यार से खाने की उस छोटी सी मेज के बीचों बीच रख दिया। जरा इसे देखो। राघव ने अपने खुरदरे हाथों से धीरे धीरे उस कपड़े की परतों को खोलना शुरू किया। जैसे ही वो कपड़ा पूरी तरह से खुला, पूरे कमरे में अचानक से एक बहुत ही तेज, दिल को सुकून देने वाली और मीठी सी जादुई महक फैल गई। उस महक ने पल भर में आर्यन और काव्या की सारी थकान मिटा दी और फिर उनकी आंखों के सामने जो चीज आई उसने उन सब की आंखें फाड़ दी। वो एक छोटी सी, बेहद खूबसूरत और चमकती हुई लकड़ी की ब्रांच थी, लेकिन यह कोई आम लकड़ी नहीं थी। इसका पूरा रंग किसी सोने की तरह दमक रहा था और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस सोने जैसी लकड़ी के ठीक अंदर किसी नसों की तरह एक हल्का हरा रंग का गाढ़ा लिक्विड धीरे धीरे बह रहा था। ये लिक्विड बिल्कुल किसी पिघले हुए नीलम की तरह चमक रहा था। ये क्या ये ग्रेड 2 की बेहद रियर स्वर्ण नीलम शाखा है? मीरा ने उस सुनहरी ब्रांच को देखते ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में शौक और हैरानी साफ झलक रही थी। क्या ग्रेड 2 की बूटियां वैसे दिखती हैं? आर्यन ने उत्सुकता से अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और उस स्वर्ण नीलम शाखा को बहुत ध्यान से घूरने लगा। उसने नोटिस किया कि इसके अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी का बहाव बहुत ही शुद्ध और पावरफुल था। लेकिन अनजाने में ही आर्यन ने अपने दिमाग में इस स्वर्ण नीलम शाखा की तुलना उस पत्थर के ताबीज से निकलने वाली रहस्यमयी लाल बूंदों से कर दी और उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह ग्रेड 2 की बूटी भले ही दुनिया की नजरों में बेशकीमती हो, लेकिन उस लाल लिक्विड की क्वालिटी और ताकत के सामने यह स्वर्ण नीलम ब्रांच अभी भी बहुत फीकी और कमजोर थी। हे श मेरी किस्मत कल बहुत अच्छी थी। शश मैं पहाड़ों की गहराई में गया था और इत्तेफाक से मुझे एक बेहद छिपी हुई चट्टान के नीचे यह खजाना मिल गया, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, मीरा, कल सुबह इस बूटी को अच्छे से उबालकर इसका अर्क निकाल लेना। कल से आर्यन की ट्रेनिंग में यह बहुत काम आएगा। लेकिन जैसे ही राघव ने अपनी बात पूरी की, अचानक से राघव का शरीर एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा खांसी के दौरे से कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया, लेकिन इस खांसी का वेग इतना तेज था कि उनका पूरा शरीर झटके खा रहा था और उनके चेहरे का रंग पल भर में पीला पड़ गया। पिताजी, ये भयानक नजारा देखते ही आर्यन का दिल मचल उठा। उसे लगा मानो किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया। वो अपनी जगह से उछल पड़ा। पिताजी, मुझे इस बूटी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, आप इसे अपनी अंदरूनी चोटों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। राघव ने अपना हाथ हिलाकर आर्यन को शांत किया। उनकी सांसें अभी भी भारी थीं। कल जब मैं इस बूटी को पहाड़ से निकाल रहा था तो वहां एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर इस बूटी की रखवाली कर रहा था। उस जानवर को मारने में मेरी काफी ऊर्जा खर्च हो गई और शायद उसी वजह से मेरी पुरानी चोटें थोड़ा सा दर्द कर रही हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। राघव ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ आर्यन की आंखों में देखा और कहा, और वैसे भी मेरी ये चोटें अब इतनी पुरानी और गहरी हो चुकी हैं कि कोई ग्रेड 2 की बूटी अब मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। इसे मुझ पर बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। आर्यन, कुछ ही महीनों में तुम्हारा फैमिली कंपटीशन है। अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर होना चाहिए। जादुई बूटियों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा पिता अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ है। ये शब्द सुनते ही आर्यन की काली आंखों के किनारे एकदम से लाल हो गए। उसकी आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। एक पिता का अपने बेटे के लिए यह निस्वार्थ प्यार और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का यह जज्बा आर्यन के दिल को चीर रहा था। आर्यन ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिला दिया।
उसने अपने मन की गहराइयों में एक कसम खाई। पिताजी, मैं कसम खाता हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं उस फैमिली कंपटीशन में ऐसा तूफान लाऊंगा कि पूरी चौहान फैमिली आपके सामने अपना सिर झुकाएगी। चलो, अब बहुत रात हो गई है, जाकर आराम करो। कल तुम्हें फिर से अपनी कठोर ट्रेनिंग शुरू करनी है। राघव ने अपना हाथ हिलाते हुए दोनों बच्चों को सोने का इशारा किया। जी पिताजी। आर्यन और काव्या मेज से उठे और अपने कमरों की तरफ जाने वाली उस छोटी सी लकड़ी की गैलरी में आ गए। वो दोनों अभी अपने कमरों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से उन्हें अपने पिता राघव की वो वही दिल से निकली हुई खुशहाल हंसी दोबारा सुनाई दी। सालों बाद अपने पिता को इस तरह से खुश देखकर आर्यन के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से काव्या की तरफ देखा और उसे उसके कमरे में जाकर सोने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही आर्यन की नजर काव्या के चेहरे पर पड़ी, उसकी वो मुस्कान वहीं की वहीं जम गई। आर्यन ने देखा कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर काव्या का वो खूबसूरत और गुलाबी चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि काव्या के शरीर के अंदर से अचानक एक बहुत ही डरावनी सफेद और रहस्यमयी ठंडी हवा धागों की तरह बाहर निकलने लगी थी। ये हवा इतनी भयंकर और कंपा देने वाली थी कि जैसे ही वो हवा लकड़ी के फर्श से टकराई, उस फर्श पर पल भर में ही सफेद बर्फ की एक मोटी परत जमने लगी। पूरे कॉरिडोर का तापमान अचानक से किसी बर्फीले तूफान की तरह -डिग्री में गिर गया। ये क्या? आर्यन का दिल खौफ से धक धक करने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, नहीं, काव्या की वो रहस्यमयी बर्फीली बीमारी वो फिर से लौट आई है।